नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज बहुत इंफॉर्मेबल होने वाले हैं। और इस सारे कंपनीज के बारे में जितने सारे चर्चा मैं आपके साथ करूंगा वो सारे कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंस भी है, और आपके ही कमेंट्स के माध्यम से मैं इस वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर इस कंपनी के ऊपर एक बार चर्चा जरूर करिएगा। तो चलो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए IEX के बारे में बात करूं तो इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हर किसी का फोकस है, क्योंकि एक मोनोपोली जैसा कंपनी बिजनेस एंजॉय कर रहा था। और इस एक्सचेंज जो मोनोपोली का बिजनेस एंजॉय कर रहा था वो देखा जाए तो जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स डिपार्टमेंट है, उस सेक्टर में अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए कि इस कंपनी के ऊपर जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म होने वाला है। फाइनली वो डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, फाइनली वो डेटा अभी तक नहीं आया कि इसका मोनोपोली कब से खत्म होंगे, क्योंकि इस मोनोपोली खत्म होने के जब न्यूज आया उसके बाद शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला और भारी भरकम गिरावट भी हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए, कंपनी के ऊपर जो हम लोग सोच रहे हैं कि मोनोपोली खत्म हो जाएगा, कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप ध्यान से देखना। कंपनी की जो सेल्स का डेटा है उस डेटा के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स इस बार कितना हुआ, 95 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 109 करोड़। आज तक की हाईएस्ट सेल्स है। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस को कंट्रोल किए। पिछले बार 95 करोड़ का सेल्स था और 16 करोड़ का एक्सपेंस था। इस बार देखिए फिर से 16 करोड़ का ही एक्सपेंस किए, और इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 83 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा। उसके हिसाब से ये भी आपको मैं जरूर कहूंगा। कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी देखिए, आपको क्या लग रहा है कि कंपनी खराब हो चुकी है, कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाएगा इसलिए कंपनी बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो एफआईएस हो चाहे वो डीएस हो, हर किसी ने निवेश कंटिन्यू कर रहा है। और हाँ, एफआईएस ने कुछ स्टेक बेचा, क्योंकि एफआईएस कंटिन्यूअसली स्टेक को बेचते जा रहा है। अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू डेटा के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो लास्ट फ्यू कुछ डेज में एफआईएस ने बहुत तगड़ा माल बेचा। बाइंग जितना हुआ उससे कई गुना ज्यादा सेल ऑफ किया गया, और सेल का जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं कितने करोड़ों का सेल्स यहाँ पे एफआईएस के माध्यम से किया गया। तो एफआईएस तो माल बेच रहा है, तो जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा कम होता देखने को मिले, तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म हो रहा है, कंपनी का बिजनेस में कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। और रही बात कंपनी के ऊपर बाकी जो डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करूं तो IEX का जो शेयर प्राइस है आप देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो जम किया है 21%। 21% का जम कोई छोटा मोटा जम नहीं है कि आपको लग रहा है कि 21% कितना बड़ा होगा। देखिए कितना बड़ा है, उससे ज्यादा है कंपनी का हर क्वार्टर को बीट करना। ऐसे नहीं कि कंपनी ने सिर्फ इस बार रिजल्ट अच्छा देखा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी हर क्वार्टर को बीट की है, हर क्वार्टर को। यहाँ पे इसी यही पावर की वजह से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखेंगे तो कम मतलब कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी कंटिन्यू उठाया जा रहा है। 50 से 40-50% के आसपास डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिले है। और अभी आईएस के बारे में और एक बात कहूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। ट्रेड मेंशन मतलब इस तरीके से ट्रेड जब जब बनता है तो आपको फोकस रखने के लिए मैंने बोला था वो कि क्या लेवल है। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना था। जब कोई कैंडल इस तरीके से बाइंग कैंडल देखने को मिले तो आपको एक डिसीजन लेना होगा। वो डिसीजन क्या है, जब भी नीचे रेंज में आए, जो लोअर रेंज से कंपनी का बाइंग कैंडल स्टार्ट हुए थे, और ऊपर लेवल को और लोअर लेवल को मार्किंग कर लेना। और जब भी लोअर लेवल को टच करे तो उस जगह पे आपको एंट्री बनेगा और आपको टारगेट हाई लेवल तक रहेगा। तो एंट्री तो मैंने इस लेवल में कर चुके हो, और यहाँ पे जो टारगेट बनेगा कुछ इस लेवल में है। अभी देखिए बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी है और मार्केट में प्रेशराइज होने के कारण सेल भी हो रहा है, बाइंग भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जब से एंट्री हुआ है तब से लेकर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी कितना मंथ बन चुके हैं, 147 डेज, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 मंथ्स के आसपास कंपनी हो चुके हैं। तो देखा जाएगा, मुझे लगता है इस कंपनी 1 साल तक टाइम ले सकते हैं, 1 से 1.5 साल। अगर 1 साल में भी प्रॉफिट मिले तो भी 21% के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है।
बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है एसआरएफ। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उसमें सबसे जो लीडर कंपनी है एसआरएफ। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे पेडिलाइट तो नंबर वन है। हाँ, आपकी बात सही भी है कि पेडिलाइट नंबर वन है। पेडिलाइट का बिजनेस थोड़ा सा अलग है। इसका प्रोडक्ट जो है वो केमिकल से ही बनाया जाता है, मगर उसका बिजनेस है अधिसाब के ऊपर। जो ग्लू गम होते हैं, जो गम ग्लू जो होते हैं, उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो पेडिलाइट का सेक्टर तो केमिकल है, मगर उसका प्रोडक्ट अलग है। और एसआरएफ का सेक्टर केमिकल्स है, मगर उसका प्रोडक्ट केमिकल्स के ऊपर ही है। मगर यहाँ पे एक चीज मैं और भी बता दूं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, एनिमल्स जो फॉयल सॉरी एल्यूमिनियम जो फॉइल्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस चलाते हैं। और आप सभी जानते हैं केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में किस तरीके से खराब होता जा रहा है, और इस डिमांड कम होने के कारण सारे केमिकल्स कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट के आप देख सकते हैं। 3700 करोड़ के आसपास सेल हुआ था। तो एसआरएफ जैसे कंपनी है तो इसीलिए इतना शानदार उसको मेंटेन कर पाया। अगर बाकी कंपनी होता तो उसका हालत खराब हो जाता। क्योंकि इतने सारे केमिकल्स कंपनी के बारे में मैंने आपको वीडियो शेयर किया हूँ, वहां पे मैंने आपको मेंशन ये भी किया कि कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है उस डेटा कुछ अलग लेवल के देखने को मिला है। और एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में किए, अच्छा खासा कंट्रोल किया। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। कम तो होगा जरूर, ये तो अंदाजा था ही कि कंपनी की इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो फिर भी आसपास ही है, तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी बहुत खराब रिजल्ट कर लिया। कि ऐसी कोई खराबी कुछ कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट के पूरे सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन है, तो इसलिए गिरावट का माहौल दिखा। अगर सेक्टर फिर से खड़ा मतलब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स का, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में चर्चा करूं तो कैश फ्लो में एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, कंपनी कंटिन्यूसली कर्जा भी लिया और उस हिसाब से कंपनी रीपेमेंट भी किया, मतलब कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ऐसे नहीं कि कर्जा लेते ही जा रहे और उसको रीपेमेंट नहीं किया। तो कंपनी रीपेमेंट भी किया, तो इसीलिए कंपनी के पास जो टोटल कर्जा है अभी थोड़ा सा कम हुआ। 0.50 के ऊपर चला गया था, अभी 0.46 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से इस कंपनी को हैंडल करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, इस कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया। बीएससी में अगर कोई व्यक्ति जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अगर निवेश करके रखे थे तो सॉरी 7 लाख के आसपास, 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। 7 लाख परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ, सोचिए कितना बड़ा रिटर्न मिला। और एनएससी में करीबन करीबन 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। तो इतना बड़ा रिटर्न एनएससी बीएससी में मिल चुके हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने पिछले बार ये भी कमेंट्स किया था क्या सर फिर से 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। देखिए, तब प्राइस ऑब्वियसली बहुत कम था और आज प्राइस जिस लेवल में पहुंच चुके हैं, यहाँ से जर्नी करना, इतना बड़ा जर्नी करना नहीं होगा। फिर भी देखिए 7 लाख छोड़ दीजिए, अगर इस कंपनी आपको 10 टाइम्स रिटर्न भी दे चुके मतलब दिया अभी करंट सिनेरियो से, तो भी बहुत बड़ी होगा। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अगर 66,000 करोड़ है, अगर यही मार्केट कैप मान के चलिए 3 लाख करोड़ तक अगर पहुंच गया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको लेवल्स मेंशन किया। जब एक रेंज के हिसाब से बार बार वो ट्रेड करता है तो उस रेंज को मार्किंग कर लेना। इसका मतलब क्या है, जब भी देखिए एक रेंज क्रिएट होता है उस रेंज को मार्किंग करना टॉप लेवल से डाउन लेवल तक। तो जब भी टॉप बॉटम को वो टच करेंगे तो आप एंट्री बनेगा और टॉप तक उसका टारगेट रहेगा। इस तरीके से कंपनी ने एटलीस्ट 6 टाइम रिटर्न प्रॉफिट दे चुके हैं। फाइनली फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री बन चुका था। देखिए, जब भी यहाँ पे आया एक हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ, इसका मतलब ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है। जब भी इस लेवल को टच करेंगे तो वो बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर यहाँ से बाई हुआ तो ऊपर क्यों नहीं गया, टारगेट क्यों नहीं दिया, जो टारगेट लेवल था इसका तो टारगेट के नजदीक से क्यों वापस आया। क्योंकि देखिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा है। उस रेजिस्टेंस को फेस जब भी किया और उसके बाद बिग क्रैश हुआ, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के साथ साथ सप्लाई जोन भी है, उसको बार बार रीटेस्ट किया और उसके बाद फॉल देखने को मिला। तो फाइनली देखिए फिर से यहाँ पे आया, फिर से हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है इस लेवल तक फिर से वो रिटेस्ट करेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और मुझे एटलीस्ट
2 हफ्ते पहले से ही मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, सर एक बार डीएलएफ के ऊपर वीडियो जरूर बना के दीजिए, डीएलएफ के ऊपर क्या किया जाए। देखिए आप सभी जानते हैं डीएलएफ इंडिया के नंबर 1 कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो रियलिस्टिक जितने सारे कंपनीज है और रियलिटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनी काम करते हैं, डीएलएफ सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है, 1,47,000 करोड़ के आसपास है। उसके आसपास भी किसी कंपनी को आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। कोई भी आज तक कोई भी कंपनी 50,000 करोड़ भी क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। गोदरेज प्रॉपर्टी भी इतना अच्छा खासा काम करने के बाद भी उसको क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। और डीएलएफ जो इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में कुछ मैनेजमेंट के कुछ गलती के कारण आज डीएलएफ मतलब करेक्शन हुआ है, बड़ा क्रैश दिखाया था और उसको रिकवर भी कर रहा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा खासा उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करता तो आज इस कंपनी कहां से कहां तक पहुंच जाते, क्योंकि इस कंपनी का डेप्थ जीरो है, इनकम भी है। एक बार मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। देखिए आरओसी आरओई में आपको उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, मगर एक चीज बता दो, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है। और इसी इनकम के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो जो लोग चिंता में था कि इस कंपनी का इतने दिनों तक सेल्स तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, अभी देखिए उसी तरीके से सेल्स हो रहा है, उतना ज्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ। तो 1300 करोड़ का सेल्स हुआ था पिछले बार, इस बार भी 1300 करोड़ का सेल्स हुआ। एक्सपेंस भी ठीक सेम टू सेम हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए सेम टू सेम है। यही कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है वो, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि कंपनी का पिछले जो कुछ क्वार्टर्स गया था उस क्वार्टर से कंपनी के इस बार प्रॉफिट अच्छा खासा आया, क्योंकि 228 करोड़, 378 करोड़, 477 करोड़, उसके बाद 622 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे आपको एक चीज में दिखा दूं कि कंपनी की जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मैसिव जम हुआ, फिर भी 10 साल के डिफरेंस दिखा दूं तो 5,000 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुके 37,000 करोड़। और ये बात देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी 2013 के बाद 2014 में ही 27,000 करोड़ कर चुके थे। उसके बाद जो ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ। और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखिए, बीच में कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था और उसी टाइम में इस कंपनी का हालत खराब हो गया था। मैनेजमेंट ने कुछ गलती किए थे और उस गलती का कारण शेयर के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला, क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, बिजनेस उतना हुआ नहीं और मार्केट के रिसेशन के चलते हुए, इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते हुए कंपनी बहुत ज्यादा फ्लैट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर चुके थे और उसको बेच नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को होना चाहिए था और उस प्रॉफिटेबिलिटी ना होने के कारण कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला था। अभी देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा था 22,000 25,000 करोड़ के 29,000 करोड़ तक पहुंच गया था और आज देखिए कहां से कहां तक आ गया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से सिचुएशन जब जब बनता है तो उसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है रिजर्व भी बढ़ा और उस हिसाब से एज ए इन्वेस्टर जो लोग इस कंपनी को छोड़कर जा रहा था जैसे इंस्टीट्यूशन, तो वो देखिए अभी धीरे धीरे करके बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर मैं इसको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि डीएस के पास देखिए होल्डिंग ना के बराबर था, आज कितना 5% के आसपास होल्डिंग है। अब मान लेता हूँ एफएस के पास होल्डिंग पहले जितना था आज भी उतना है, बाकी देखिए प्रोमोटर और पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। अभी रही बात इस कंपनी के मेन मुद्दे के बाद, वो है चार्ट पैटर्न का। ध्यान दीजिएगा, चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक मोमेंटम देखने को मिला है। फाइनली फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला इस जगह पे, और इस जगह पे एक एंट्री लेवल्स मिला है और इसका टारगेट मिलेगा, बहुत बढ़िया से एक टारगेट मिला है, वो 825 लेवल का टारगेट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से टारगेट आपको कहां से मिला, इस तरीके से अगर टारगेट को हम लोग ढूंढे तो कहां से ढूंढे। देखिए जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होगा तो आपको एक चीज याद रखना है कि इस तरीके से पैटर्न आपको कहां से मिला वो देखना है। देखिए ध्यान से देखना, कंपनी इतने दिनों तक जो जर्नी किया, यहाँ पे लॉन्ग तरीके से एक कप बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बना। तो फाइनली कफ विथ हैंडल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए और इसका जो टारगेट है एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको बार बार फेस किए थे और उसके बाद 2 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस जा रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा 727 के आसपास, इस रेजिस्टेंस में जाकर रुक सकता है। उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट करे तो फिर से इस लेवल तक जाएगा। अभी देखिए बीच में अगर मैं एक मान के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करूं तो बीच में कोई भी आपको स्ट्रांगली कोई भी एक रेजिस्टेंस के अलावा स्ट्रांगली कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा धमाका दिखेगा और 84% के आसपास टारगेट मिल सकता है।
बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मैं कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। आप भी काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फाइंड आउट करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, मतलब अनाउंसमेंट अभी तक फाइनली नहीं किया, बोर्ड ने अभी तक मीटिंग में चर्चा किया है कि कंपनी के ऊपर स्प्लिट लेके आने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम स्प्लिट लेके आएंगे। और वो भी बताया जा रहा है कि एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू 1 रुपया करने वाला है। इसका मतलब करंट जो प्राइस है, मान के चलिए 24,000 इसका करंट प्राइस है, उसको डिवाइड किया जाएगा 10 से, तो इसका करंट प्राइस देखने को मिल जाएगा 2,400 के आसपास। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।